रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे प्यारे भाई, आज के इस प्यारे से वीडियो में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो का पर्पस क्या होगा मेरे भाई, अगर आप इस पूरे लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यू आर एबल टू अपेयर इन दोज दैट दिस एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें आप बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर भाई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है विद्युत, करंट मीन्स क्या होता है धारा। तो धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आप समझो धारा क्या होता है, यानी करंट होता क्या है। धारा जिस प्रकार से नदियाँ में धाराएं बहती है, तो किसका बहती है, पानी की धाराएं बहती है, तेल की धाराएं बहती है, दूध की धाराएं बहती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज का फ्लो होगा, मतलब धारा किसका बहेगा, चार्ज का फ्लो होगा, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। Q क्या होते हैं, चार्ज, साथ में नोट्स डालना। I क्या है, करंट, Q क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम। तो डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है उसे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। तो बोलो, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, क्या Q क्या है, चार्ज। तो चार्ज का A से मात्रा क्या होता है, कुलाम। कुलाम को डिनोट करते हैं C से। टाइम क्या है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। इसको बोलेंगे कुलाम पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट यानी I बराबर Q अपॉन T होता है। Q क्या है, चार्ज होता है, T क्या होता है, टाइम होता है। तो चार्ज का जो यूनिट होता है कुलाम होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो विद्युत धारा है एक मूल राशियां हैं। तो बोलो मूल राशियां क्या होता है, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें बोल देगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो तुमको मारना होगा फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियां, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या तो I होता है या तो A होता है, ठीक है मेरे भाई। यस सर। तो यहाँ तक नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, ठीक है जी, नोट कर लिए जी सर। चलो नेक्स्ट कैसे बताते हैं, यहाँ तक हो गया ना, यस सर। नेक्स्ट कैसे कहता है, मान लो मेरे भाई पहले बताओ
विद्युत धारा होता क्या है, यानी कि I बराबर Q बाई टी होता है। Q क्या है, चार्ज। चार्ज मतलब समझो इलेक्ट्रॉन, समझो प्रोटॉन समझो। जब तुम जो कैरिंग कंडक्टर है इसके अंदर तुम करेंट का फ्लो करवाओगे, किसका, करेंट का फ्लो करवाओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसके जस्ट अपोजिट में होगा। समझ रहे हो? बोलोगे कि सर ये तो रटने वाली बात हो गया, तो समझो मेरे भाई, अगर I बराबर Q बाई टी होता है यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, जब समानुपाती का मतलब होता है कि अगर धारा को बढ़ाएंगे तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, अगर चार्ज को घटाएंगे तो धारा भी घटेगा, अगर धारा घटाएंगे तो चार्ज भी घटेगा। बताओ मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव। अगर मेरे भाई ये जो चार्ज है, चार्ज मतलब समझो इलेक्ट्रॉन, क्या, चार्ज का मतलब समझो इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक करंट भी नेगेटिव होगा। अरे होगा कि नहीं, बोलो, होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव होगा। और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। मतलब एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब विरोध करता है। तब विरोध का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे समझो, तुम चाहते हो मेरे भाई, तुम अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में फेस कर रहा है, तुम चाह रहे हो कि हम आगे बढ़ें, मेरा सिलेक्शन हो, मेरा बोर्ड की एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तुम्हारा कंपोजिशन पार्टी जो तुम्हारा विरोधी है वो क्या चाहता है कि तुम पीछे हो, तुम आगे नहीं बढ़ो। तो इसी प्रकार से अगर सेम चार्ज होता है दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब नोट बना के लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन इज opposite to the direction of current. करंट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, समझ गया? अच्छा, तो एक क्वेश्चन भी आप पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्यों होता है? सॉल्यूशन आपको अभी बताए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर आप मान ले जाए कि इस डायरेक्शन में आप करंट का फ्लो करवाए हैं, मान लो मेरे भाई अगर आपका करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। बोलो क्यों? क्योंकि मेरे भाई समझो, ये जो कैरिंग कंडक्टर है मतलब धारावाहिक चालक है, अगर इससे धारा का प्रवाह करवाया जाता है, अगर इससे धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो मान लीजिए कि तुम्हारा जो वायर है इस डायरेक्शन में गया है तो करंट भी कहाँ गया है, इस डायरेक्शन में गया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वायर को बिछाया जाता है उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। तो मेरे भाई अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट मारेगा किस डायरेक्शन में, जो झंझनाता है, अगर लाइन इधर गया है तो लाइन इधर ही ना मारेगा मेरे भाई। तो अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। नोट करो, नोट नंबर सेकंड लिखना, सेम डायरेक्शन as the current and electric field समझा, सेम डायरेक्शन as the current and electric field, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक ही डायरेक्शन में होता है। ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आज वन शॉट में खत्म कर दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर जितने भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रिक करंट से, तुमसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। मेरे भाई बताओ I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण, उसके अंदर बताया होगा कि Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। Q क्या होता है, चार्ज होता है। N क्या होता है, नंबर होता है। E क्या होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहाँ पे N क्या होता है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर मेरे भाई तुम Q ये क्या है, Q एक प्रकार चार्ज है, तो EQ को यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो I बराबर N इंटू E/T होगा। तुम्हें मेरे भाई इस पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। जब तुमको इलेक्ट्रॉन्स की मान दे देगा, इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया, करंट का मान दे दिया, टाइम का मान दे दिया, तुमको नंबर पूछ लेगा, संख्या पूछेगा। या तो नंबर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, टाइम देगा, क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लिखो, साथ में नोट्स बनाओ, वीडियो को शेयर करो। बिना वीडियो शेयर करे हम कैसे सपोर्ट करें आपको। सिर्फ शेयर करें मेरे भाई, शेयर जरूर जरूर। फिर कहता मेरे भाई, मान लो मेरे भाई कि क्या है, कैरिंग कंडक्टर है। कैरिंग कंडक्टर मैं धारावाही चालक है। अगर इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है तो मेरे भाई करंट का फ्लो होगा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब कैरिंग कंडक्टर यानी धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तुरंत पीछे से क्या आएगा, प्रोटॉन। जब किसी भी कैरिंग कंडक्टर, जब धारावाही चालक के अंदर धारा को प्रवाह कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्टब से निकलता है। बिना इलेक्ट्रॉन्स के करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जाता है तो पीछे से प्रोटॉन आता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या होगा, जीरो। तो नोट बना के लिख लो, इन कैरिंग कंडक्टर्स द टोटल चार्ज विल बी जीरो। नोट हो गया? अरे नोट करो मेरे भाई, हो गया नोट? चलो बताएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है, नोट नंबर भी जो होता है लिख लेना। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब कि जो विद्युत धारा है चालक तार के मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मेरे भाई मेरे दोस्त? मान लिया जाए कि मेरे हाथ में एक पतला सा वायर है, सपोज दैट एक कैरिंग कंडक्टर है। यस सर। तो इससे जितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा उतना ही इतने मोटा कैरिंग कंडक्टर यानी कि इतने मोटा तार से धारा प्रवाहित होगा। वो अलग बात है कि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। लेकिन हम अभी धारा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट ओनली फॉर करेंट। तो मेरे भाई जो करेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो यानी कि विद्युत धारा है जो मोटाई पर यानी कि क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है मेरे भाई। मान ले जाए कि एक पतला वायर था, ठीक है, फिर इसको बढ़ा कितना मोटा कर दिए, ठीक है, फिर बढ़ा कितना मोटा कर दिए। तो इस पे जो होता है ना एरिया A1 A2 A3, तो करेंट सबका क्या होगा, सेम होगा। I1 I2 बराबर I3। तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक कैरिंग कंडक्टर है जिससे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा पहला एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, दूसरा 6 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है,
तो क्या इस पर डिपेंड करेगा? तो बोलोगे कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान देंगे, नोट हो गया? और नोट करो, वीडियो को पॉज करना और नोट्स बनाना, साथ में वीडियो को शेयर भी करना। फिर कहता है, अगर मेरे भाई कैरिंग कंडक्टर के बारे में तो बात किया, किसी के बारे में? कैरिंग, CARRYING, कैरिंग कंडक्टर। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है कि मेरे भाई ये लोग पाइप देख रहा है, यू आर लुकिंग अ थिन वायर, एक लंबा वायर देख रहे हो, ये क्या है? सॉलिड। अगर पानी की बात करेंगे क्या होगा? लिक्विड। जो जिस पर खाना पकाते हैं क्या होगा? गैस होगा। आइए एक बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो पहला बात करेंगे सॉलिड। अगर मेरे भाई सॉलिड के अंदर मतलब कि एक कॉपर का वायर है, मान लो कॉपर का वायर मेरे भाई, तो कॉपर का वायर क्या सॉलिड होता है। अगर इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, फ्लो करवाओगे, मैंने करंट का फ्लो कराओगे तो उसमें क्या होगा? फिर सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद करना। और जो सॉलिड होगा किसमें? लिक्विड मतलब द्रव के अंदर क्या होते हैं? आयन। जैसे कि वाटर एंड सॉल्ट, मतलब नीमक और पानी का जो तू घोल बनाता है, उसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन। इसका मतलब पॉजिटिव हुआ, एंड पॉजिटिव आयंस, IONS, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। इसका मतलब नेगेटिव आयंस, IONS। समझ रहे हो? फिर आता है मेरे पास गैस। गैस के अंदर कैरिंग कंडक्टर के रूप में क्या होता है? तो समझो गैस होता क्या है? गैस का प्रसार होता है, मैंने गैस फैलता है। क्या? अरे गैस फैलता मेरे भाई, ध्यान दो। जब गैस फैलेगा, अब आप पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे कि धन आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है चार्ज से दूर जाता है, और नेगेटिव के कारण चार्ज की ओर होता है। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें बताया गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज से अवे होता है, मतलब चार्ज से दूर होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की ओर होता है। पढ़े होंगे। तो गैस का क्या होता है? एक्सपेंशन, मतलब क्या होगा? फैलेगा। तो फैलेगा किसमें? पॉजिटिव में भागेगा। तो जो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो गैस के अंदर होते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं, POSITIVE, पॉजिटिव आयन्स, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस के अंदर पॉजिटिव आयन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो चौथा लास्ट आता है सेमीकंडक्टर, सेमी, CONDUCTOR। सेमीकंडक्टर में से सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है मेरे भाई, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, होल्स, HOLES, होल्स होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स मतलब छेद होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। एक कम से कम 5 से 6 बार बिहार बोर्ड और एयरफोर्स, नेवी, NDA में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया? यस सर। क्या नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को शेयर करो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में लिखना, कैन यू से दैट, क्या आप कह सकते हैं, इन कैरिंग कैन यू से इन कैरिंग करेंट
कैन यू से इन कैरिंग करेंट चार्ज इज अवेलेबल और नॉट। हिंदी में लिखना, क्या एक धारावाही चालक के अंदर चार्ज होता है कि नहीं होता है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैरिंग कंडक्टर मतलब धारावाही चालक की बात कर रहे हैं, तो यानी धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा पीछे से तुरंत क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या होगा, जीरो। तो मतलब इसको हिंदी वाले विद्यार्थी लिखना ना, एक धारावाही चालक को आवेशित नहीं कहा जा सकता है। एक धारावाही चालक को आवेशित नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है, रीजन बता चुके हैं। चलिए एक बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है, जो बताए थे कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। तो यहाँ पे मेरे भाई मेरे दोस्त एक क्वेश्चन को पूछता है कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो एक कूलाम बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 होता है। इसको रट लो, कम से कम 5 से 6 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि एक कूलाम चार्ज बराबर 6.25 गुना 10 टू पावर 18 होता है। हो गया तक? हो गया? अब मानो करेंट डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी करेंट डेंसिटी मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। हिंदी वाले बच्चे लिखना, करेंट डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। तब पहले समझो धारा होता क्या है, पीछे बताए हैं। और डेंसिटी में तो क्या होता है, घनत्व। तो घनत्व मतलब क्या समझो, घनत्व का मतलब समझो क्या होगा, घाना। क्या होगा, घाना। जैसे बगीचा घाना है, द गार्डन इज डेंस। क्या, अरे सुनो, डेंस जैसे कि तो बोला जाता है कि बगीचा घना है, द गार्डन इज डेंस, जंगल घना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ करेंट है और जो करेंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल जे से, करेंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। करेंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। हिंदी वाले बच्चे लिखना, धारा घनत्व को कैपिटल जे द्वारा सूचित किया जाता है। तो यानी कि जे बराबर यानी कि करेंट डेंसिटी इक्वल होता है, सबसे पहले बोला क्या, धारा। तो धारा पर मैं लिख देंगे, या सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और घनत्व किसका होगा, घनत्व किसका होगा, क्षेत्रफल का। यानी कि इसको हो गया। ये 2 से 3 नंबर का पूछा गया है, 2 नंबरिया जिसको बोलते हैं। बोलता है कि धारा घनत्व को परिभाषित करें, तो इसको बोलेंगे यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। मेरे भाई डिफिनेशन लिखो, टू पर यूनिट एरिया टू फ्लोइंग करेंट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। लिखो इंग्लिश वाले, टू पर यूनिट एरिया टू फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जे। हिंदी वाले बच्चा लिखना, प्रत्येकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर। एक मतलब एम्पियर हो गया। एक क्या है, एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा,
डायमेंशन इसका होगा इलेक्ट्रिक, आपको पीछे बताए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होता है आई या तो ए होता है। तो मान लीजिए कि तुम्हें ए लिख रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट या ए लिखो या आई लिखो, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है आई। अब बटा मीटर स्क्वायर है, अरे मेरे भाई देखो ये एम्पियर है, अब बटा मीटर स्क्वायर है, तो एम्पियर को क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, अब मीटर स्क्वायर नीचे बटा में जाता है ऊपर चल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई, तो एल के पावर माइनस का 2 आएगा। डायमेंशन होगा एल आई एल के पावर माइनस का 2 होगा इसका डायमेंशन। फिर पूछा गया है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है कि अदिश राशि, कम से कम 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लिखो करेंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व एक सदिश राशियां हैं, लिखो धारा घनत्व एक सदिश राशियां हैं। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मात्र एक इकलौता पुत्र ऐसा है, कौन, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी धारा घनत्व एक सदिश राशियां हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं अब। अच्छा इसके पीछे एक रिलेशन आता है, जे बराबर पर इसको दिखाओ, जे बराबर आई बटा ए होता है, ठीक है। एक होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर होता है, जे बराबर सिग्मा इंटू ए वेक्टर ई वेक्टर होता है। जे क्या होता है करेंट डेंसिटी, सी और डी, सी से करेंट डी से डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है कंडक्टेंस, सी ओ एन डी यू सी टी ए एन सी, कंडक्टेंस में चालकता बोलते हैं हिंदी में। सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं चालकता। ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी जे बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जे बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जे बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। लिखा मेरा भाई, लिखो जे बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर। देखो क्या धारा घनत्व देगा, विद्युत क्षेत्र देगा, चालकता पूछ लेगा, निकाल लेना। ये देखो गया ना, उम्मीद तो करते हैं कि हो ही गया होगा। चलो अब आ जाते हैं किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगामन वेग या अपवाहन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले इसको पोस्टमार्टम करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुगामन वेग या अपवाहन वेग। क्या बोलते हैं अनुगामन वेग या अपवाहन वेग, अनुगामन वेग या अपवाहन वेग। तो समझो पहले मेरे भाई, ड्रिफ्ट में क्या होता है अनुगामन, वेलोसिटी में क्या होता है वेग। वेग मतलब क्या हो गया वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी होता क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से होता जा रहा है तो क्या होगा वेलोसिटी होगा। तो इसमें कहा जाता है मेरे भाई कि जब कोई सेल के अंदर, जब कोई सेल है, सेल नहीं समझो, सेल इसको नहीं समझो, तुम समझो सिंपल समझो कि मान लिया जाए कोई एक सिस्टम रखा हुआ, क्या है मान लो कि कोई सिस्टम है, मान लो कि एक परिपथ लगा हुआ, ठीक है। मान लो ये परिपथ लगा हुआ है, अगर तुम जब तक इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है 2 नंबर 5 नंबर पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है कि अगर कोई सिस्टम यानी कोई परिपथ के अंदर जब तक सेल नहीं लगा दिया जाता है तब उसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं आ पाता है, ठीक है। यह 2 से 3 नंबर पूछेगा मेरे भाई कि अनुगामन वेग होता क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वे होते हैं
मान लीजिए कि कोई एक सर्किट है, यानी कोई परिपथ है, तो उस परिपथ के अंदर जब तक आप सेल को नहीं उसमें लगाएंगे, कोई सर्किट था यानी कोई परिपथ है और उसके अंदर आप सेल को कनेक्ट नहीं किया, जब आपने सेल को कनेक्ट नहीं किया तो उसके अंदर धारा का फ्लो नहीं होगा, यानी करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र भी नहीं आएगा। ठीक है। जब आप क्या किए, फिर आपको मन किया कि नहीं इसके अंदर कुछ लगा दो, क्या लगाओगे? लगाओगे क्या बताओ ना? इसके अंदर लगाएंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। मान लो कोई सिस्टम था, इस सिस्टम को तुम बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स चला, क्या चला? इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोल, पॉजिटिव से चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स निकला, जा रहा है परिपथ में। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। जब परिपथ में धारा होगा का फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। पहले तुमको 2 नंबर में आएगा, तो हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखना कि जब परिपथ में एक विभवांतर या तो एक बैटरी को स्टेबल स्थापित नहीं कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर जब उस परिपथ के अंदर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जब परिपथ में बैटरी लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो करंट जनरेट होता है, और जब करंट जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला से तुम डिफिनेशन बनाकर लिख लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है, किससे किया जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है Vd से, यानी अनुगामन वेग को डिनोट किया जाता है Vd से, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय Vd। यानी Vd बराबर E बटा m, E बटा m। बोलोगे सर ये आता कैसे है? तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। अब पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F बटा Q। यूनिट चार्ज में स्थिर फोर्स को क्या बोलते हैं? लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। हमें निकालना क्या? F बराबर, तो F बराबर क्या निकालोगे? Q इंटू, अरे E होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा? तो E जो F यहाँ पे लिखा हुआ है, F यहाँ पे लिखो, F बराबर क्या होगा? Q इंटू E हो जाएगा। अब बटा क्या आएगा? M आएगा। क्या निकल गया? A निकल गया। तुमको निकालना है क्या होगा? तुमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर तुम इसको फिर चेंज करोगे एक्सप्रेशन होता है क्या है? V अपॉन क्या होता है? T होता है। हमको निकालना है वेग निकालना है, तो V बराबर क्या होगा? A इंटू टी आएगा। अरे आएगा। तो A बराबर क्या है? Q इंटू E अपॉन M है ना जी। फिर T कर देंगे तो V बराबर E T बटा M आया। Vd बराबर देखो यहाँ से E क्या है? चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। फिर E T बटा M। अरे भैया यही ना लिखे थे, Vd बराबर E T बटा M। समझ में आया? हो गया ना? 2 नंबर पूछेगा। चलो यहाँ तक फॉर्मूला याद करना। Vd बराबर E T बटा M, जहाँ E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज होता है, चार्ज होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। M क्या होता है? मास होता है। ठीक है, तो अब इसका निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? है नहीं सर, तो इसका निकालो यूनिट। अरे क्या निकालोगे? यूनिट। इसको निकालोगे क्या? Vd। इसको निकालना है यूनिट, UNIT।
बताओ ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। कूलाम का यूनिट करेंगे सी से। ई क्या होता है? ई क्या होता है? एफ बटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, तो ई बराबर एफ बटा एम होता है। इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन बटा मीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना? फिर टी क्या होता है? अरे बोलो, सेकेंड बटा एम। तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलाम्ब न्यूटन इंटू सेकेंड बटा केजी। कूलाम्ब न्यूटन इंटू सेकेंड बटा केजी क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन पूछेगा। कूलाम्ब डायमेंशन क्या होता है बताओ? आई वाला क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। तो हमको निकालना है किसका डायमेंशन? चार्ज यानी क्यू का। तो क्यू बराबर आई इंटू टी होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? कूलाम्ब का हो जाएगा आई इंटू टी होगा। एफ क्या है? बल न्यूटन। तो न्यूटन डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी की पावर माइनस का 2 होता है। टाइम क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है? टी होता है। और के जी होता है नीचे, किसमें है? के जी को डायमेंशन क्या होता है? एम होता है। एम किसमें है? नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में। तो एम के बाद माइनस वन आया। अगर एम के ऊपर प्लस वन माइनस वन है और इसके ऊपर प्लस वन है, तो माइनस वन माइनस में प्लस खत्म हो जाएगा, ये होगा। तो क्या आएगा? आई आएगा। टी यहाँ पे प्लस में दो, एक टी दो टी और 2t एक प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा। टी खत्म, इतना बराबर हो जाएगा। टी खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या? बचेगा एल बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? एल में 12 हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव पूछा, नोट लिख लेना। डायमेंशन को निकाल के देख लेना एक बार, ठीक है? डायमेंशन निकाल लेना कैसे कैसे होगा। नहीं समझ आया डायमेंशन? देखो बता दे फिर से एक बार। समझ में आया था? बोलना चाहिए ना। देखो यहाँ पे क्या? कूलाम। कूलाम का डायमेंशन क्या होता है? आई इंटू टी होता है। एफ न्यूटन का यानी बल का डायमेंशन होता है एम एल टी के बराबर माइनस का 2 होता है। ए सेकेंड यानी टाइम का है। अब बटा एम होगा। ये एम से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आई है, आई लिख दो। टी यहाँ पे एक टी यहाँ पे, एक टी यहाँ पे 2t आएगा। तब प्लस का 2t आएगा। यहाँ पे माइनस का 2t है तो ई वाला खत्म हो जाएगा। जी सर, तो एल आएगा। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है आई इंटू एल होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या? ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर ऑफ। देखो यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10⁻⁻⁴ मीटर होता है। लिखना पे ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग की कोटि क्या होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगा। अगर ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में क्या बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि, लेकिन ये क्या होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। आप बोल देगा सेंटीमीटर में, बताओ सेंटीमीटर में क्या होगा? 10⁻⁴ है ना, इसमें है मीटर में। अब मीटर को देना है सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी सर, तो 10⁻⁴ है और यहाँ पे 10⁻² है ना, तो एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, यानी कि 10⁻² आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर पूछेगा मीटर पर सेकेंड में तो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगर बोलेगा सेंटीमीटर में तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, नोट कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।
एक जो होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। पहले बताओ VD बराबर होता है क्या फॉर्मूला, VD बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई T बटा M। तुमको न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है ई देगा पूछेगा ये, इसमें से कोई देकर एक पूछ सब देगा एक छोड़ देगा वही पूछेगा। सबको पूछ रहा किसका VD डायरेक्टली क्वेश्चन इलेक्ट्रिक एंड मारो। तुमको न्यूमेरिकल में रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें तो एयरफोर्स में इससे क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ई बढ़ेगा घटेगा, ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई घटेगा ई घटेगा। और बताओ मेरे भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बताओ क्यों? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अरे बताओ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जानते हो, देखो निकालते हैं। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर F बटा Q। प्रत्येकांक चार्ज में स्थित आवेश पर लगने वाला बल, प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बताओ यहाँ पे VD लिखेंगे, बल लिखेंगे, VD 2 लिखेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड समानुपाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान आएगा, E2 आएगा, बराबर आएगा। लेकिन चार्ज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे उल्टा है, ऊपर है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दूसरे के उल्टा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन Q1 आएगा। अच्छा बताओ अब अगर जब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के उल्टा है तो क्या आएगा? ये भी उल्टा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, इसका रिलेशन आएगा क्या? पहले देखो समानुपाती होता है, हो गया। और ई बराबर जानते हो F बटा Q होता है, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक दूसरे का क्या है? उल्टा है, रेसिप्रोकल है, यस सर। तो VD समानुपाती है, तो अगर V1 है तो E1, V2 है तो E2 आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चार्ज करें तो उल्टा हो जाएगा। अगर E2 है E1 है एक दूसरे का उल्टा है, तब E उल्टा है तो ये उल्टा होगा। तो नोट में लिख लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ईच अदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू ईच अदर। अनुगामन वेग और विद्युत क्षेत्र, एक हिंदी में लिखना, अनुगामन वेग और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। कैसे होते हैं एक्सप्लेन किया हूं। मेरे भाई फिजिक्स को फील करो, ना कि रट लो। ऐसे होता कहाँ होता, आप एक्सप्लेन करोगे तो नीचे फट जाएगा। चलो आते हैं ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ होता क्या है, कैसे इसे एक्सप्लेन किया जाता है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ओम्स लॉ के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक आमीटर को ऐड कर दिया जाता है, और ऐड करके एक नीचे एक वोल्ट मीटर यानी बैटरी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? और रेजिस्टेंस है, भी वोल्ट मीटर है, ए क्या है? एम्पियर है। तो जब ये बैटरी लगाया तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब कि करंट फ्लो होगा। अरे भाई बताओ, करंट फ्लो होगा
तो तुमसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि जो ए मीटर आम मीटर होता है ओम्स के नियम में किस में जोड़ता है। ऑप्शन देगा सीरीज कॉम्बिनेशन माने श्रेणी क्रम में। दूसरा देगा पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर क्रम में, या दे देगा बोथ दे देगा, फिर दी देगा नन ऑफ दीज। तो जो ए मीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो आम मीटर होता है यानी ए मीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर देखो, ए मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लिख लो वोल्ट मीटर इज आइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो एक होता मेरे भाई बताओ V बराबर I इंटू R होगा, ठीक है। अगर तुमको लैंग्वेज लिखना होगा, जब आ जाए कि मान लेगा कि आ गया 2 नंबर 3 नंबर में, तो तुमको लैंग्वेज ऐसे इस प्रकार से लिखना है कि मैंने एक परिपथ लिया, आई हैव टेकन अ सर्किट इन विच सर्किट ऐड अ रेसिस्टेंस एंड ए मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। द वर्क ऑफ वोल्ट मीटर when the voltage increase and voltage is decrease. When we increase voltage, the current is increase, and when voltage is decrease, the current will be decrease. And resistance and ammeter, resistance and ammeter is added in series combination, but voltmeter is added in parallel combination. हिंदी वाले बात सीखना कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर प्रतिरोध अमीटर को दिए गए फिगर के अनुसार सजाया है, जिसके अंतर्गत प्रतिरोध और ए मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार से बोलेंगे, लिख देंगे और इसका एक इस प्रकार से डिराइव करेंगे फॉर्मूला। तो एक फार्मूला आता है V बराबर I इंटू R होता है। V क्या होता है, वोल्टेज होता है। I क्या होता है, करंट होता है। R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एक ग्राफ पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है V और I का ग्राफ क्या होगा, तो V हो गया I हो गया। और बोलो कि V है I है, यहाँ पे उल्टा कर दो इसको, यहाँ पे I है यहाँ पे V है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो करेंट और वोल्टेज कि जो करेंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करेंट को बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। दिक्कत है नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ऐसा तो हुआ ना। बताओ ये तो थीटा बनाएगा क्या पे, अगर ग्राफ होगा इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर यहाँ पे I है ये V है होगा यस सर, तो मान लो थीटा बना रहा है। अगर यहाँ पे I है तो यहाँ पे भी आ जाएगा, नीचे क्या है B है। तो यानी इसका मतलब लंब दिया रखा है, आधार दिया रखा है, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन होगा, जो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, कौन सा आएगा I बटा B होगा। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है R बराबर क्या आएगा V बटा I आएगा। मान लो कि हमको क्या निकालना है, इस प्रकार से कर सकते हो या ठीक है ना, या तो तुम ग्राफ को इस प्रकार से कर सकते हो। मान लो जाए कि वोल्टेज था करंट था, आशेषण जाएगा। अगर ई भी है तो ये भी भी आएगा क्योंकि इसके सामने है, ये थीटा है। हमको निकालना है R बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूला से निकालो। अगर R I इंडेक्स में गुना में अगर भागा में तो R बराबर डिवाइड I। तो अगर देखो थीटा समय क्या होता है, तो अगर देखो थीटा समय क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, इसमें होता है आधार। लगाओ tan थीटा लंब बटा आधार क्या होगा V बटा I, V बटा I। बताओ tan थीटा क्या होता है V बटा I, मतलब क्या होगा रेजिस्टेंस, V बटा I क्या होता है R होगा, ठीक है। यानी कि थीटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R,
इसका मतलब ये हुआ कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक नोट कर पा रहे, हो गया नोट? वीडियो का पॉज करना, नोट करना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक धात्विक तार के लिए दो ताप टेम्परेचर T1 और T2 V1 एवं V2 ग्राफ के अनुसार दिया गया है। मान लेते हैं कि क्या मेरे भाई V है, I है, ठीक है। पहला का स्लोप दिया हुआ है θ1, θ1 दिया हुआ है, ये क्या होगा? फिर दिया हुआ है θ2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 1 है, इसका टेम्परेचर 2 है। टेम्परेचर का मतलब क्या समझते हो? चालक के लिए, किसके लिए? चालक तार के लिए। चालक तार के लिए एक क्वेश्चन लिखना कि धातु के लिए जब ताप बढ़ाया जाता है, धातुओं के लिए जब ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। धातु के लिए जब धातु मतलब कि एक वायर के लिए ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है मेरे भाई। रेजिस्टेंस बढ़ता है। और वही बात कर देंगे सेमी कंडक्टर के लिए, तो सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसा हो गया। अगर जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, बताओ स्लोप किसका ज़्यादा है? इसका किसका ज़्यादा है? तो नहीं क्या क्यू यानी कि θ2 का ज़्यादा है। अगर θ2 का ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस R2 का ज़्यादा होगा। अगर R2 ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी T2 का ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बताओ θ1 का स्लोप क्या है? इतनी सुना है, इसका स्लोप इतना है। θ1 का स्लोप क्या है? कुछ नहीं, इस पर कैसे पूछता है? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसके लिए कंडक्टर के लिए आइए यही बोलते हैं। समझ में आ रहा मेरे भाई वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे भाई, क्योंकि आप ही मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई और नहीं। फिर नोट में लिखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम किसके किसके लिए वैलिड होता है? तो ओम का जो नियम होते हैं वैलिड होता है ओम्स लॉ वैलिड फॉर। ओम का नियम जो वैलिड होता है किसके लिए होता है? कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में चालक के लिए एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि बताइए दिया गया है इसमें ओम के नियम के लिए वैलिड होगा कि नहीं? ऑप्शन देगा कि तांबा के लिए ओम का नियम फॉलो करेगा कि नहीं? तो करेगा, क्योंकि क्या है? कंडक्टर है। चांदी सोना करेगा, ठीक है। अगर बात कर देगा सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करेगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ओम का नियम पालन नहीं करता है। नोट में लिख लो कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ इज नॉट अलाउड फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो लिखते हैं बोलते हैं ना भाई, उस पर तुम फोकस करना, लिख लिया करो, क्योंकि बोर्ड पर इशारा से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब इशारा से बोर्ड पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बात पलट जाएगा। फिर देखो V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। मान लीजिए कि तुमको वोल्टेज का क्या निकालना है? वोल्ट का डायमेंशन निकालना है, निकालना डायमेंशन। तो बताओ V बराबर क्या होता है? W/Q होता है ना। अगर वोल्टेज का डायमेंशन निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, तो W का डायमेंशन क्या होता है? W होता क्या है? यानी कॉस होता क्या है? बल गुना विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m/L(T)⁻²2 होता है। टाइम सेकंड होता है, T होता है, ठीक है मेरे भाई। m/L(T)⁻²2 होता है
सेकेंड का क्या होगा, टी होगा। तो कि एम बाल का डायमेंशन क्या होता है, हाँ क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल होता है। तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 होता है। यानी कि जो कॉर्ड होता है उसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 होता है। और क्यू का डायमेंशन क्या होता है, आई इंटू टी होता है। यानी कि वोल्टेज का डायमेंशन होता है कितना, एम एल टी के पावर माइनस का एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 2 और नीचे आई किस में है, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, आई के पावर माइनस 1। टी नीचे किस में था, प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में आएगा। यानी कि एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 3 आई के पावर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, वोल्टेज क्या हो गया। अगर उसी प्रकार से बोल देगा रेसिस्टेंस को, जब रेसिस्टेंस का बात करेगा, जब रेसिस्टेंस का डायमेंशन निकालने बोले तो क्या बोलेगा, जब रेसिस्टेंस का डायमेंशन पूछे तो आई किसमें है, मल्टीप्लाई में, भागा जाए डिवाइड में, तो भी बटा आई जाएगा। तो वोल्टेज का डायमेंशन क्या है लिखा है, अब देखो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 3 आई के पावर माइनस का 1 और आई का डायमेंशन क्या होता है, आई होता है। अगर आई नीचे प्लस में हो जाएगा तो माइनस में होगा। यानी कि एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस का 3 आई के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ई हो गया वोल्टेज का डायमेंशन, ई हो गया रेसिस्टेंस का डायमेंशन। कोई दिक्कत है था नहीं सर, तो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा आया लेक्चर। मेरे भाई एक क्वेश्चन आता है, श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल। श्रांति काल होता क्या है, तो जो श्रांति काल होता है और एक दूसरे का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, काल मतलब समझ रहे हो ना, आवाज काल वही। तो श्रांति काल मतलब कि जो टी होता है एनएसी प्रोटोकॉल होता है लेमडा के, लेमडा क्या होता है, श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल यूज करता है। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या कहता है, श्रांति काल इन रिलैक्सेशन टाइम। जब इलेक्ट्रॉन्स, जब टेम्परेचर बढ़ाएगा, जब मेरे भाई तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या है ये टेम्परेचर है, जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इसका मतलब श्रांति काल का मतलब क्या समझते हो, जब अणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होता है। अरे मेरे भाई बताओ, मान लीजिए मेरे भाई टक्कर, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भागदौड़ मचेगा, जब तुम यहाँ पे टेम्परेचर दोगे तो भागदौड़ मचेगा। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया। ठंडा के दिनों में सब व्यक्ति हैं जो दूसरे में सट के सोते हैं। क्या, ठंडा के दिन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में चिपक कर सोते हैं, जब वही गर्मी आता है तो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हटते हैं। मतलब जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसके जो अणुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके टक्कर में क्या होगा, बहुत झाप टक्कर हो जाएगा। यानी कि तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाइम कम जाएगा। मतलब कि जो 5 मिनट में टक्कर हो रहा था और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो झप होगा, टाइम कम हो गया कि नहीं। तो जो टेम्परेचर, जो रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल जो टाइम होता है उसके रेसिप्रोकल होता है, मतलब व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये क्या है, टाइम यानी कि टाइम पीरियड, आवर्त काल यानी समय है। ये लेना क्या है, श्रांति काल आया, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब एक चालक के अंदर धारा प्रवाह हो रहा है, अगर उसके में टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो श्रांति काल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। जब तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टक्कर जल्दी होगा, टाइम कम लगेगा, तो
तो वही है कि जो टेम्परेचर होता है जो सदाब्दी काल के रेसिप्रोकल होता है, हमें उल्टा होता है। कोई दिक्कत है तक नहीं। कि देकर गुलाब का फूल हाथ में कहा गया टोकरी वाला, कि देकर गुलाब का फूल हाथ में कहा गया टोकरी वाला, कि तू करता रह जाएगा एक तरफा मोहब्बत मेरे यारों, कि तू करता रह जाएगा एक तरफा मोहब्बत मेरे यारों, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। चलिए आइए अब बताते हैं आप लोग को डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, मैंने प्रतिरोध किस प्रकार से डिपेंड करता है। सबसे पहले आओ प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। रेसिस्टेंस होता क्या है? प्रतिरोध। रेसिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध क्या होता है? रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, मतलब विरोध करने वाला। समझो कि जिस प्रकार से मेरे भाई कि तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम या तो बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तुम चाह रहे हो कि हम बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के अंदर 95 प्लस लाएं, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि तू 90 चाह रहा है ना, वो तुम्हें चाहता है कि भाले सरवा फेल हो जाए, भाले सरवा फेल हो जाए। तो तुम्हारा दोस्त क्या है? चंडाल है। क्या है? चंडाल। तुम्हारा दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त पास ना हो यानी फेल हो जाए। तो तुम बीच में जो तुम बाधा चाह रहा है और तुम्हें आगे बढ़ने देखते हुए नहीं चाहता है, तो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब विरोध, प्रतिरोध। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रोध। रोध मतलब क्या होता है? रोकने वाला, विरोध करने वाला। तो क्या रोकेगा भाई? क्या विरोध करेगा? जब मेरे भाई मेरे दोस्त, एक क्या है? कैरिंग कंडक्टर है, इस वायर से धारा का फ्लो हो रहा है। तो ये धारा का जब फ्लो हो रहा था, धारा तो स्मूथ फ्लो हो रहा था क्योंकि कंडक्टर है। ठीक है सर, जब कंडक्टर है धारा का फ्लो हो देने नहीं जाता है। अब एक बात करते हैं तो कई कंडक्टर हो गया, एक बात करते हैं हम क्या जो कि नॉन कैरिंग कंडक्टर है, मतलब क्या है? कंडक्टर नहीं है और चालक नहीं है, तो क्या है? अरे मेरे भाई ये प्लास्टिक है। कुछ है? प्लास्टिक है। क्या तुम प्लास्टिक में लाइन का फ्लो करवा दो, मतलब लाइन इसमें डाल दो, क्या तुम्हें लाइन मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि सर्वा कितना रेसिस्टेंस में है ना, इसका इतना रेसिस्टेंस में है कि साला कुछ होने नहीं देता है। रेसिस्टेंस मतलब धारा को इतना रोक देता है, इतना रोक देता है, इतना रोक देता है कि इसे फ्लो नहीं हो पाता है। मतलब कि तुम्हारे लिए दुश्मन में काम करेगा ये, फ्लो नहीं हो देता है। तो समझ गया ना? रेसिस्टेंस क्या होता है? विरोध करने वाले को क्या होता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस का सिंबल होता है क्या? SYMBOL, सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल R से। रेसिस्टेंस का सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, जिसे बोलते हैं ओम, OMH। ठीक है? अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। रेसिस्टेंस का डायमेंशन पीछे बताए थे, ठीक है, बता दिए थे। बताओ इसका यूनिट क्या होता है? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होता है? बताओ SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। यस सर। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, SCALAR क्वांटिटी, QUANTITY। रेसिस्टेंस है जो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, मैंने अदिश राशियाँ है। नोट हो गया? यस सर। मेरे भाई रेसिस्टेंस कितने प्रकार का होता है?
रेजिस्टेंस जो होता है मेरे भाई दो प्रकार का होता है। जो रेजिस्टेंस है दो प्रकार का होता है, एक सीरीज में जोड़ा जाता है, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है एक के लटका के, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम। इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस यानी कि जो आर प्रतिरोध को सीरीज क्रम में, मान लीजिए कोई सर्किट है, इसके लगातार यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसको लटका के जोड़ा जाएगा। मान लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा कि जब एक परिपथ में प्रतिरोध को लगातारिये से जोड़ दिया जाता है, इंग्लिश में लिखना वेन एनी टाइप ऑफ सर्किट्स रेसिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज, उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो मेरे भाई ये परिपथ है, बैटरी लगा हुआ है, इसको बोलेंगे R1 R2 R3, ठीक है। सीरीज जुट गया, पैरेलल में जुटेगा। मान ले जाए देखो यहाँ पे R1 है, R2 R3 R4, ये हो गया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? नहीं सर, नोट करो। चला मारना हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मारना हेडिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन को हेडिंग मारना कि सीरीज कॉम्बिनेशन को हेडिंग मारना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम के अंदर आपको सिद्ध करना है, यू विल हैव टू प्रूव दैट कि जो पूरा रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, प्रूव करना है। एस का मतलब हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, एस और इसका मतलब सीरीज में जोड़ना है R1 प्लस R2 प्लस R3 और N तक तुमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे क्या लगा था, रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 R2, अगर यहाँ से हम करंट का फ्लो करवाएं, क्योंकि बैटरी लगा हुआ है तो चाहे से बात है करंट फ्लो होगा। अगर मेरे भाई तुम यहाँ से करंट का फ्लो करवाओगे, अगर यहाँ से तुम करंट का फ्लो करवाओगे तो करंट बाहर जाएगा, बहेगा कि नहीं बहेगा? बहेगा। तो क्या धारा बटा? तो ना ही बटा सर। अरे मेरे भाई धारा नहीं बटा क्या बचेगा? V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R। तो मेरे भाई रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध है, तो यही तुमको निकालना है। तो इसको तो छोड़ो, ये तो निकालना है, इसको छोड़ दो। तो यानी कि निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। धारा नहीं बट, धारा बट रहा नहीं, धारा आएगा चल जाएगा सब में। धारा नहीं बट रहा है, धारा नहीं बटेगा, धारा कांस्टेंट है, तो बटेगा क्या बटेगा? वोल्टेज बटेगा। कंसेप्ट देखो क्या है, कैसे बताए थे कि ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है। ध्यान दो, कंसेप्ट बताते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बैटरी लगा हुआ है तो धारा का फ्लो होगा, यस सर, करंट का फ्लो होगा। अगर करंट जाएगा तो सारे करंट चल जाएगा, यस सर।
जब करेंट का फ्लो होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, तो धारा नहीं बढ़ रहा है, तो धारा नहीं बढ़ रहा है मतलब धारा से कांस्टेंट है, तब कार से गोली मार दो, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा। यानी कि रिलेशन जो भी आएगा ना, अगर हमको रिलेशन निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वोल्टेज से मतलब होगा ना कि धारा से। तो इसको प्रूव करने से पहले आप एक नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट पॉइंट में इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन करेंट इज रिमेन्स कांस्टेंट, current is remains constant, but in parallel PARALLEL in parallel combination voltage or remain constant, voltage constant। ये देखो गया, तब बताएं कि सीरीज में धारा क्यों कांस्टेंट होता है, बता दिए थे। अब बात रहेगा कि सर पैरेलल यानी समानांतर क्रम में वोल्टेज क्यों कांस्टेंट होता है। इसका एक ट्रिक बताते हैं, TRIC के ट्रिक याद करना। वोल्टेज VOLTAGE, वोल्टेज मतलब क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर। और सीरीज में किस में बात कर रहे हैं, पैरेलल के बारे में। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल मैंने समानांतर, पैरेलल का मतलब हिंदी क्या होता है, पैरेलल PARALLEL। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब हिंदी क्या होता है, समानांतर। वोल्टेज मतलब विभवांतर, हिंदी होता है वोल्टेज विभवांतर। पैरेलल में क्या होता है, समानांतर। अगर लास्ट में समानांतर है, विभवांतर है, लास्ट में क्या है, समानांतर विभवांतर, यानी कि लास्ट में तार, इसमें भी लास्ट इसमें भी तार है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। तो पता हो गया ना कैसे कैसे होता है। याद कई एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में पूछेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी कि श्रेणी क्रम में कौन कांस्टेंट रहता है जो कभी नहीं बदलता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन नहीं बदलता है, धारा। फिर पूछेगा कि समानांतर क्रम में, क्वेश्चन पूछेगा कि समानांतर क्रम में कौन से ऐसे क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहता है मतलब नहीं बदलता है। तो कौन होगा, बोलो, वोल्टेज मतलब विभवांतर। जिसके अंदर समानांतर में तार है, विभवांतर में तार है, इसमें भी तार इसमें तार, क्या होगा, बराबर, तो कांस्टेंट होगा। अब चलते हैं प्रूव करने। एक परिपथ लो, R1 R2 R3। बताओ करेंट का फ्लो होगा, धारा होगा। तो बताओ मेरे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंट चेंज होता है जी, नहीं कांस्टेंट होता है। तो करेंट के मारो गोली, तब वोल्टेज तो चेंज होगा ना मेरे भाई, हाँ होगा। तो यहाँ से R1 से लेकर वोल्टेज कितना हो गया, V1। यहाँ से इतना V2 में क्या हो गया, V2 वोल्टेज क्या हो गया, V3। ठीक है, मतलब सब का वोल्टेज अलग अलग है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो टोटल वोल्टेज द्वारा क्या होता है, वोल्टेज रिजल्टेंट V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ तक लेकर एन तक क्या देना। ठीक है, लेकिन हम 3 के मात्र बात कर रहे हैं क्योंकि सिंपल हो कैलकुलेशन करने में। बताओ V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है V बराबर I इंटू R होता है। तो V बराबर I इंटू कैपिटल R और S, V बराबर I इंटू R। तो धारा तो कांस्टेंट है, यानी कि I R धारा सेम है, करेंट सेम है, मगर रेजिस्टेंस अलग अलग है। I1 I R2 प्लस I R3। धारा इसमें भी है, धारा इसमें भी है, धारा कांस्टेंट है, धारा नहीं बदल रहा है, धारा कॉमन ले लोगे। तो RS बराबर R1 प्लस का
R2 प्लस का R3, धारा धारा से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इनकी R इस बराबर क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस का R3। अब 5 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो तुमको क्या लिखना है, एक सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R S बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, इस प्रकार से। तो एक तुमको लिखना होगा, एक परिपथ में जिसका पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R3, R2 एंड तीसरा प्रतिरोध R3, जिसके R1 एवं R2 के बीच का विभवांतर V1 एवं R1 एवं R2 के बीच का विभवांतर R2 V2 है एंड R2 एवं R3 के विभवांतर V3 है। और हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में धारा कांस्टेंट होता है एंड जिसे एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया R S बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, मान ली जाए कि यहाँ पे भी मान लो जाए कि रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अगर यहाँ पे सिर्फ और ज़्यादा है, मतलब कि देखो यहाँ पे मान ले जाए, ये तो नोट हो गया ना, बताइए अगला स्लाइड में हो गया नोट, यस सर। क्वेश्चन पूछेगा, मान ले जाए मान ले जाए मेरे भाई कि मान ले जाए कि प्रतिरोध जो है ना, यहाँ पे R1 R2 R3 ले रहे थे। नहीं सर, हमको माना ना कि सर यह जो रेजिस्टेंस दिया था ना, यहाँ पे भी और ले लें, यहाँ पे भी और ले लें, मतलब यहाँ की और मतलब कि 1000 करोड़ तक जा रहा है और। तो मतलब रेजिस्टेंस तो सेम है भाई, और सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है तो उसके लिए क्या एक सिंपल कंसेप्ट क्या कहता है कि N इंटू R, मतलब कितने रेजिस्टेंस जोड़े हैं। मान लीजिए कि हम 4 रेजिस्टेंस जोड़े हैं तो 4 गुना और कितना ओम का था, तो मान लो 2 ओम का था तो 2R हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 4 तो जोड़े थे, अगर 4 पर जोड़े हो तो नंबर डिवाइड पर क्या लिखूंगा 4, रेजिस्टेंस कितना था, मान लो कि सब 2 ओम का था, 2 लिख दोगे इस प्रकार से। देखो यहाँ पर देते हैं आपको, मान लो कि यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम वोल्टेज को दिया गया है। तुमसे कह रहा है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 प्रतिरोध जोड़े गए। क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं जिसका प्रतिरोध है 2 ओम है। तो बताएं इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे R S बराबर N इंटू R होगा, N R। तो बताओ कितने रेजिस्टेंस जोड़े हैं, तो 1 2 3 रेजिस्टेंस है, तो N के जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और मतलब रेजिस्टेंस कितना ओम का है, तो 2 कुल कितना ओम का है, 2 ही ओम का है, तो कितना आएगा 6 ओम। अरे आएगा, ठीक है। बोलो कि सर समझ में नहीं आया, ये बना कैसे है, बता रहे थे कि R S में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस का R3। R1 क्या है 2, R2 क्या है 2, R3 क्या है 2, 2 4 6 आ जाएगा ना। जिसका एक शॉर्ट में मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध सेम हो, मान लें कि 5 ओम हो, इस प्रकार से मान लें कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है जो 4 बार लगाए हैं, तो 4 गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। मान लिया जाए कि आप 3 रेजिस्टेंस लगाए हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम का 4 बार लगाए हैं, तो 4 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। इस प्रकार से आएगा। जो अगला वीडियो आएगा ना उसमें पूरा क्वेश्चन करवाएंगे किस टाइप का जो आएगा, देख लो, इसको लिख लेना। R S बराबर N इंटू R।
समझ में आ रहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे? अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। PARALLEL पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम, समांतर क्रम के अंदर सिद्ध करना है, और भी कहता हूँ क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन सिद्ध करना है O1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 कहाँ तक 1 बटा Rn तक। बात कर रहा है पैरेलल के बारे में। वोल्टेज जो दिया इसका मान जैसे R1 है, R2, R3 और 4 कुछ जो ना ले लो, ठीक है ना। हम तीनों को लिए हैं, तो आप जानते हैं कि समानांतर क्रम में, समानांतर में क्या होगा कांस्टेंट, विभवांतर। लास्ट में तर तर कांस्टेंट होगा। समानांतर में कांस्टेंट क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर हमें कांस्टेंट है मेरे भाई, तो हमें मतलब किसे होगा, धारा से आएगा। क्योंकि देखो जहाँ पे क्या है, बैटरी लगा हुआ है, जब यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है तो धारा जाएगा। धारा यहाँ तक धारा जा रहा था। अगर धारा इधर पट गया, धारा कहाँ पट गया, इधर पट गया, मतलब धारा समानांतर में धारा बढ़ जाता है, मतलब धारा चेंज हो रहा था। वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब किसे होगा, धारा से हमको। तो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। अब कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो निकाला हम किसके बीच में, I और R के बीच में रिलेशन। तो I बराबर क्या आएगा, R आएगा। समझ रहे मेरे भाई? हाँ, तो कांस्टेंट होगा। तो V बराबर I इंटू आर होता है, हमको निकालना है R, तो R बराबर V बटा I होगा। अगर V बराबर I इंटू आर है तो हमको निकालना है क्या, R, तो R बराबर क्या आएगा, V बटा I आएगा ना, आएगा ना, आएगा। तो लिख दो R बराबर V बटा I, V बटा I। रुको तो भाई, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, इंक पर खत्म हो गया है। देखो R बराबर V बटा I होगा। क्या धारा कांस्टेंट होता है ना, नहीं, धारा चेंज होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो निकालो यहाँ पे V बटा R1 आएगा, नहीं V बटा, अरे बताओ मेरे भाई, R निकालना है तो R बराबर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो V बराबर क्या आएगा, अरे प्रतिरोध निकालना, क्या पता था, प्रतिरोध निकालना हमको। धारा चेंज हो रहा था, धारा क्या चेंज हो रहा था, धारा अपने क्या कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, निकाला धारा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 पर जाएगा। तो I बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर V बटा आएगा, V बटा R आएगा। देखो V बराबर इंटू आर, तो हमको निकालना I बराबर V बटा आर हो जाएगा। तो V1 चेंज हो रहा था, तो V1 बटा R1, नहीं V तो कांस्टेंट होगा, किसमें, समानांतर में तो विभवांतर कांस्टेंट होता है, समानांतर में विभवांतर कांस्टेंट होता है। तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। V भी कांस्टेंट है तो V कॉमन होगा, V बटा RP बराबर V कॉमन लोगे तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से भी खत्म हो जाएगा, तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3।
पहला कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको लिखना होगा 2 नंबर 3 नंबर आएगा, इसको इस प्रकार से लिखोगे। तुमको लिखना होगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 3-4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक परिपथ है जिसके अंदर 3-4 प्रतिरोध, एक परिपथ है जिसके अंदर 3-4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका वोल्टेज एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, धारा का फ्लो हो रहा है और हम जानते हैं कि समांतर में विभवांतर कांस्टेंट होता है। तो विभवांतर को कांस्टेंट रखे हैं, धारा निकाल करके इस प्रकार का फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो एक क्वेश्चन फिर आएगा, मेरे भाई मेरे दोस्त